चलिए आज इतिहास के एक ऐसे शानदार लेकिन अक्सर अनदेखे समुद्री साम्राज्य की कहानी में गोता लगाते हैं। एक ऐसा साम्राज्य जिसने दक्षिण भारत पर सदियों तक राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चोल राजवंश की। जरा सोचिए, एक ऐसा राजवंश जो आसमान छूते मंदिर बनाता है, मतलब वास्तुकला का ऐसा कमाल जो आज भी हैरान कर देता है। और दूसरी तरफ एक इतनी ताकतवर नेवी कि पूरे हिंद महासागर पर उसका दबदबा था। हम बात कर रहे हैं 9वीं से 13वीं सदी के बीच अपने चरम पर पहुंचे चोल साम्राज्य की। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? चोलों का जो मुख्य इलाका था वो था आज के तमिलनाडु में कावेरी नदी के आसपास का एरिया। और उनकी जो पहली राजधानी थी वो थी उरैयूर। मतलब यहीं से उस महान साम्राज्य की नींव पड़ी थी। और दिलचस्प बात यह है कि चोलों का जिक्र बहुत पुराने मतलब संगम साहित्य में भी मिलता है। पर फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो जैसे इतिहास से गायब ही हो गए। तो ये जो कहानी हम देखने जा रहे हैं, ये उनके जबरदस्त कमबैक की कहानी है। एक ऐसा कमबैक जिसने उन्हें एक शाही ताकत बना दिया। तो इस वापसी का क्रेडिट जाता है कुछ शुरुआती राजाओं को। देखिए, 850 ईस्वी में विजयलय चोल ने तंजाउर पर कब्जा किया और राजवंश को एक नई जान दी। फिर उनके बाद आए आदित्य प्रथम, जिन्होंने पल्लवों को हराया। और फिर परांतक प्रथम ने तो पांड्य साम्राज्य और श्रीलंका के कुछ हिस्सों तक अपना दबदबा कायम कर लिया। ये सब एक आने वाले सुनहरे दौर की तैयारी थी। और अब हम इस कहानी के सबसे अहम हिस्से में पहुंचते हैं। देखिए, हर बड़े साम्राज्य की कहानी में कुछ ऐसे हीरोज होते हैं जो उसे बुलंदियों पर ले जाते हैं। चोलों के लिए वो हीरो थे राजराजा प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम। ये सवाल हमें राजराजा प्रथम की जो कमाल की उपलब्धियां हैं उनको समझने में मदद करेगा। उन्होंने सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीती या जमीन पर कब्जा नहीं किया, नहीं, उन्होंने एक ऐसी विरासत खड़ी की जो आज भी हमारे सामने है। राजराजा प्रथम का जो विजन था वो वाकई कमाल का था। एक तरफ उन्होंने अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत से लेकर श्रीलंका और मालदीव तक फैला दिया। दूसरी तरफ उन्होंने तंजावुर में वो शानदार बृहदेश्वर मंदिर बनवाया जो आज भी वास्तुकला का एक अजूबा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने एशिया की सबसे ताकतवर नेवी में से एक खड़ी की और एक बहुत ही मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बनाया। मतलब एक ही इंसान, एक महान विजेता भी, एक महान बिल्डर भी और एक महान एडमिनिस्ट्रेटर भी। और कहानी यहां और भी दिलचस्प हो जाती है। सवाल यह है कि जब एक इतने महान पिता की विरासत एक उतने ही काबिल बेटे के हाथ में आती है तो क्या होता है? साम्राज्य नई ऊंचाइयों को छूता है। तो चलिए देखते हैं कि उनके बेटे राजेंद्र चोल ने इस विरासत को और आगे कैसे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम तो अपने पिता से भी 2 कदम आगे निकल गए। सोचिए, उन्होंने उत्तर में गंगा नदी तक एक ऐतिहासिक चढ़ाई की और इस जीत को यादगार बनाने के लिए एक नई राजधानी ही बसा दी, गंगेकोंड चोलपुरम, जिसका मतलब है गंगा पर जीत हासिल करने वाले चोलों का शहर। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी नेवी ने दक्षिण पूर्व एशिया तक, आज के इंडोनेशिया और मलेशिया तक अपना लोहा मनवाया। ये चोल पावर का पीक था। तो सवाल उठता है कि चोलों ने इतना सब कुछ आखिर किया कैसे? सिर्फ मिलिट्री पावर से तो इतना बड़ा साम्राज्य नहीं चलता। इसका असली राज छिपा है उनके शानदार एडमिनिस्ट्रेशन में। चलिए समझते हैं कि वो अपने इतने बड़े साम्राज्य को मैनेज कैसे करते थे। अगर हम उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन को देखें तो ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज था। देखिए, सेंटर में एक मजबूत सरकार थी, लेकिन और ये बहुत जरूरी है, असली पावर गांवों को दी गई थी जिन्हें हम पंचायतें कहते हैं। रेवेन्यू का मेन सोर्स जमीन का टैक्स था। और हाँ, उनकी आर्मी और नेवी तो हमेशा तैयार रहती थी। अब ये जो स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया है, ये चोल प्रशासन की सबसे खास बात थी। सोचिए जरा, उस जमाने में जब सारी ताकत राजा के हाथ में होती थी, चोलों ने गांव की सभाओं को अपने फैसले खुद लेने की आजादी दी हुई थी। छोटे मोटे झगड़ों के निपटारे से लेकर पानी के मैनेजमेंट तक सब कुछ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चला बल्कि आम लोगों में भी अपनेपन का भाव आया। तो ये समझना जरूरी है कि उनकी ताकत सिर्फ मिलिट्री नहीं थी बल्कि इकोनॉमिक भी थी। उनकी जबरदस्त नेवी की वजह से चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और अरब को जोड़ने वाले जो अहम समुद्री रास्ते थे, उन पर चोलों का कंट्रोल था। और इसका सीधा मतलब था पैसा और पावर। अब देखिए, हर चीज का एक अंत होता है और हर साम्राज्य की तरह चोल साम्राज्य का भी पतन हुआ। लेकिन उनके पतन की कहानी से ज्यादा जरूरी है उनकी विरासत को समझना। वो विरासत जो पत्थर और कांसे में आज भी जिंदा है।
तो इनके पतन के पीछे क्या वजह थी? सबसे पहले तो गद्दी के लिए आपस में ही लड़ाइयां होने लगीं, जिससे सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर पड़ गई। इसी बीच उनके पड़ोसी दुश्मन जैसे पांड्य और होयसल ताकतवर होने लगे। इन सब वजहों से 13वीं सदी आते आते ये महान साम्राज्य इतिहास का हिस्सा बन गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भले ही साम्राज्य खत्म हो गया, पर उनकी उपलब्धियां इतनी बड़ी थीं कि आज भी चोल काल को दक्षिण भारत का गोल्डन एज कहा जाता है। और ये विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये तो उनके मंदिरों के पत्थरों में तराशी हुई है और उन मशहूर चोल ब्रॉन्ज की मूर्तियों में ढली हुई है जो आज दुनिया भर में फेमस हैं। इन्हें देखकर हम आज भी उनकी कला और उनके विजन को महसूस कर सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल जरूर उठता है कि चोलों की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली विरासत क्या है? क्या वो उनके बनाए मंदिर हैं, या फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका, या फिर उनकी नेवी की ताकत? इसका जवाब शायद इस बात में है कि आज भी, सदियों बाद भी, उनकी ये सभी उपलब्धियां हमें सोचने पे मजबूर करती हैं।